नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर 11 क्लासेस में और मेरा नाम है राजेश। फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंट पंचवर्षीय योजनाएं हैं। आज हम महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना के बारे में जाने इस क्लास में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आज हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और लाइक करें वीडियो को एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग 1951 से 2014 तक, उसके बाद योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग हो गया है। तो नीति आयोग अब 2015 से 17 तक द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। 12वीं योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। आइए पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में आज हम जानते हैं। पहली पंचवर्षीय जो योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी 1951 से 1956 के मध्य, यानी कि 1951 में स्टार्ट हुई थी और 1956 में इसका कार्यकाल पूरा हुआ था। क्योंकि ये 5 वर्ष पंचवर्षीय योजना है तो 5 साल का इनका क्या था, कार्यकाल था। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आप ये मॉडल भी ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना थी। ऐसे के.एन. राज के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा क्या थे, इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू, और गुलजारी लाल जो नंदा थे वो क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था कृषि का विकास था और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। आज़ादी के बाद देश का पुनर्निर्माण करना इस योजना का विजन था। एक अन्य मुख्य लक्ष्य देश में उपयोग कृषि विकास की नींव रखना और लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा, कम कीमत में शिक्षा प्रदान करना था। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था जीडीपी का, वो क्या था, 2.1%। और हमने कितना हासिल किया था,
3.60%। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आइए दूसरी योजना की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी योजना स्टार्ट हुई थी 1956 में और 1961 में ये पूरी हुई थी। दूसरी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। योजना ने 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल महालनोबिस मॉडल का अनुसरण किया, यानी कि ये इस मॉडल पर आधारित थी, प्रसाद चंद्र महालनोबिस पर। योजना ने लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश के इष्टतम आवंटन को निर्धारित करने का प्रयास किया। इसने संचालन, अनुसंधान और अनुकूलन को प्रचलित अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साथ भारतीय सांख्यिकी संस्थान में विकसित सांख्यिकीय मॉडल के उपन्यास अनुप्रयोगों का उपयोग किया। योजना ने एक बंद अर्थव्यवस्था की कल्पना की, जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर केंद्रित होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी और पूंजीगत अच्छे उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में एक निर्धारित जोर दिया गया। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और 5 स्टील प्लांट सोवियत संघ, ब्रिटेन यानी यूके और पश्चिम जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए थे। कोयले का उत्पादन बढ़ा। उत्तर पूर्व में अधिक रेलवे लाइनें भी जोड़ी गई और जो इसमें लक्ष्य रखा गया था वो था 4.5% और जो हासिल किया वो था 4.1%। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी योजना की हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1961 से 1966 तक इसका कार्यकाल रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया। 1965-66 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। 1965 में भीषण सूखा पड़ गया था। 1965 में भीषण सूखा पड़ गया था। युद्ध ने मुद्रास्फीति को जन्म दिया और प्राथमिकता मूल्य स्थिरीकरण पर स्थानांतरित कर दी गई। बांधों का निर्माण जारी रहा। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए थे। पंजाब ने बहुतायत में गेहूं का उत्पादन शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्राथमिक विद्यालय खोले गए। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के प्रयास में पंचायत चुनाव शुरू किए गए और राज्यों को विकास की अधिक जिम्मेदारियां दी गई। भारत ने पहली बार IMF से उधारी का सहारा लिया। रुपये का मूल्य पहली बार 1966 में अवमूल्यन किया गया था। राज्य बिजली बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया गया था। इम्पोर्टेंट कीजिएगा इस लाइन को आप। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को जिम्मेदार बनाया गया। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठन किया गया और स्थानीय सड़क निर्माण राज्य की जिम्मेदारी बन गया। यह जॉन सैंडी और सुखमयी चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी और जो इसकी लक्ष्य की विकास दर थी वो कितनी थी? इसका लक्ष्य की निर्धारित किया गया था 5.6% और हासिल कर पाए थे 2.4%। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश रहा जो कि 3 वर्ष का रहा। 1966 से 67, 67, 68 और 68, 69 तक। तीसरी योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच की अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। 1966-67 के दौरान फिर से सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई थी। कृषि, इसकी संबंध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। फिर जो चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई वो हुई
1969 से 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना ने धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करने के उद्देश्य को अपनाया। यह स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति पर केंद्रित गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था। कौन से फॉर्मूले पर आधारित था ये? गॉडगिल फॉर्मूले पर, ध्यान रखिएगा। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी जी। पूर्व पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश में बदल चुका है, की स्थिति 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में विकट होती जा रही थी और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ने औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित धन लिया था। सबसे पहले बफर स्टॉक की अवधारणा पेश की गई और 50 लाख टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया 1972-73 में। ठीक है फ्रेंड्स। और जो इसकी लक्ष्य की विकास दर थी वो कितनी थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य रखा गया था 5.6% और हासिल कर पाए थे 3.3%। ठीक है फ्रेंड्स। अगली योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ का और न्याय पर जोर दिया। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसने केंद्र सरकार को बिजली उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई और बढ़ते यातायात को समायोजित करने के लिए कई सड़कों को चौड़ा किया गया। पर्यटन का भी विस्तार हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। इसका पालन 1975 से 1979 तक किया गया। ठीक है। अगला आता है रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 1980 के बीच रहा। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1980 पेश की। 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने इस योजना को फिर से खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना बनाई गई। रोलिंग प्लान में 3 प्रकार की योजनाएं शामिल थी जिन्हें प्रस्तावित किया गया था। पहली योजना को वर्तमान वर्ष के लिए थी, जिसमें वार्षिक बजट शामिल था, और दूसरी निश्चित वर्षों की योजना थी जो 3, 4 या 5 वर्ष हो सकती थी। दूसरी योजना भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रही। तीसरी योजना लंबी अवधि के लिए यानी 10, 15 या 20 वर्षों के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना थी। इसलिए चल योजनाओं में योजना के प्रारंभ और समाप्ति की तारीखों का निर्धारण नहीं किया गया था। चल योजनाओं का मुख्य लाभ यह था कि वे लचीली थी और देश की अर्थव्यवस्था में बदलती परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य, अभ्यास, अनुमानों और आवंटन के उद्देश्य में संशोधन करके निश्चित पंचवर्षीय योजनाओं की कठोरता को दूर करने में सक्षम थी। इस योजना का मुख्य नुकसान यह था कि प्रत्येक वर्ष लक्ष्यों को संशोधित किया जाता है और 5 साल की अवधि में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यह एक जटिल योजना बन जाती है। इसके अलावा लगातार संशोधनों के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में स्थिरता की कमी हुई है। ठीक है। छठी योजना 1980 से 1985 का कार्यकाल रहा। छठी पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया। मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और राशन की दुकानें बंद कर दी गई। इससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई और रहने की लागत में वृद्धि हुई। यह नेहरूवादी समाजवाद का अंत था।
12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन का भी विस्तार किया गया। चीन की सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे की नीति के विपरीत भारतीय नीति बल के खतरे पर निर्भर नहीं थी। भारत के अधिक समृद्ध क्षेत्रों ने कम समृद्ध क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी से परिवार नियोजन को अपनाया, जिनमें उच्च जन्म दर बनी रही। सैन्य पंचवर्षीय योजनाएं इस योजना के बाद से योजना आयोग की योजनाओं के अनुरूप हो गई। छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। छठी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना था? 5.2% और हासिल कर पाए थे ये 5.7%। इसमें थोड़ी तेजी रही। अगली जो योजना थी वो थी सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। सातवीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसमें राजीव गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। योजना ने प्रौद्योगिकी के उन्नयन द्वारा उद्योगों के उत्पादन स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992। केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 1990 में 8वीं योजना शुरू नहीं हो सकी और 1990 से 91 और 91 से 92 के वर्षों को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। 8वीं योजना अंततः 1992 से 1997 की अवधि के लिए तैयार की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 1989 से 91 भारत में आर्थिक अस्थिरता का दौर था और इसीलिए कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। 1990 और 92 के बीच केवल वार्षिक योजनाएं थी। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार में संकट का सामना करना पड़ा, जिसके पास केवल $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भंडार बचा था। इस प्रकार दबाव में देश ने समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुधार का जोखिम उठाया। पीवी नरसिम्हा राव भारत गणराज्य के 9वें प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख थे और उन्होंने भारत के आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनों में से एक का नेतृत्व किया। एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कई घटनाओं की देखरेख की। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री, जो कि बाद में बने, ने भारत के मुक्त बाजार सुधारों की शुरुआत की, जिसने लगभग दिवालिया राष्ट्र को किनारे से वापस ला दिया। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) की शुरुआत थी। उद्योगों का आधुनिकीकरण 8वीं योजना का एक प्रमुख आकर्षण था। इस योजना के तहत बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज को ठीक करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने का काम शुरू किया गया। इस बीच भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। इस लाइन को आप वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। विश्व व्यापार यानी कि WHO का सदस्य कब बना भारत? 1 जनवरी 1995 को। प्रमुख उद्देश्यों में शामिल थे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, संस्थागत भवन, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायती राज की भागीदारी, नगर पालिकाओं और गैर सरकारी संगठनों विकेंद्रीकरण और लोगों की भागीदारी। अगली योजना थी 9वीं योजना 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद आई। अटल बिहारी वाजपेयी 9वीं योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इम्पोर्टेंट कीजिएगा आप इसको।
नौवीं योजना में मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की अव्यक्त और अस्पष्टीकृत आर्थिक क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया गया था। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन को प्राप्त करने के प्रयास में देश के सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत समर्थन की पेशकश की। 8वीं पंचवर्षीय योजना के संतोषजनक कार्यान्वयन ने राज्यों की तीव्र विकास के पथ पर आगे बढ़ने की क्षमता भी सुनिश्चित की। 9वीं पंचवर्षीय योजना में देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों को भी देखा गया। इसके अलावा 9वीं पंचवर्षीय योजना में देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम जनता के साथ साथ सरकारी एजेंसियों के विकास में भी योगदान देखा गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना और देश में आर्थिक विकास को बढ़ाना था। ठीक है फ्रेंड्स, और हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की अगर लक्ष्य विकास दर की बात करें तो क्या रही थी? इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो था 7.1% और हासिल कर पाए थे 6.8%। ठीक है फ्रेंड्स। 10वीं योजना 2002 से 2007 के बीच इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे प्रति वर्ष 8% सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि प्राप्त करें, 2007 तक गरीबी दर में 5% की कमी करना, कम से कम श्रम शक्ति को जोड़ने के लिए लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करना, 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लैंगिक अंतर में कम से कम 50% की कमी। 10वीं योजना से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण का पालन करने की उम्मीद की गई थी और इसका जो लक्ष्य था वो था 8.1%। ठीक है, और हासिल किया था 7.7%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 यह प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के दौर में था। इसका उद्देश्य 2011-12 तक 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है। इसने दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, गैर औपचारिक, दूरस्थ और आईटी शिक्षा संस्थानों के अभिसरण पर ध्यान केंद्रित किया था। तीव्र और समावेशी विकास, गरीबी में कमी, सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा प्रदान करने पर जोर, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता में कमी, पर्यावरणीय स्थिरता, 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं। ये इसके क्या थे? उद्देश्य थे। ठीक है फ्रेंड्स। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को ही मंजूरी दी थी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि अगले 5 साल में 9% की औसत विकास दर हासिल करना संभव नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में योजना के अनुमोदन से अंतिम विकास लक्ष्य 8% निर्धारित किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य देखिए, एक नज़र में अपन देख लेते हैं। गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना, स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करने के लिए, उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण कम करना, सभी गांवों में बिजली पहुंचाना, यह सुनिश्चित करना कि 50% ग्रामीण आबादी को उचित पेयजल उपलब्ध हो, हरित क्षेत्र को हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाना, 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक
पहुंच प्रदान करना, ये इसके क्या थे मुख्य उद्देश्य। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने पंचवर्षीय योजनाओं का एक कंप्लीट पार्ट कर लिया है। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि अब हमें कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें। और मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।